नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। संसद सत्र का आज दूसरा ही दिन है और इस दूसरे दिन ही बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। स्पीकर को लेकर बीजेपी ने जो कुछ भी सोच रखा था, जो कुछ भी उसका प्लान था, वो सब अब फेल हो गया है क्योंकि विपक्ष ने पूरा ही खेल पलट दिया है। स्पीकर को लेकर विपक्ष ने एक ऐसा मजबूत प्लान तैयार कर लिया जिसके आगे बीजेपी के सारे प्लान अब ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जब से ये नई सरकार का गठन हुआ है तब से सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस सरकार में लोकसभा के स्पीकर का पद किसको मिलेगा, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर लगातार ये एक माहौल बन रहा था कि बीजेपी यहाँ भी अपना कोई मनमाना खेल कर सकती है, लेकिन उसके साथ ही जो है एनडीए के जेडीयू और टीडीपी क्या वो इस मनमानी में उसका साथ देंगे या नहीं देंगे, ये तमाम कयास लग रहे थे। लेकिन इस बीच चर्चा ये भी थी कि विपक्ष ने जो डिप्टी स्पीकर के पद पर उसने वो मांगा है कि आप हमको डिप्टी स्पीकर का पद दे दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 साल यानी जो पिछला मोदी सरकार का कार्यकाल था उसमें मोदी सरकार ने डिप्टी स्पीकर नियुक्त ही नहीं किया था और इसको लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठाता था, लेकिन विपक्ष की तब नहीं सुनी जाती थी क्योंकि विपक्ष कमजोर था। और आप लोगों ने देखा ही है कि किस तरह जब लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे ओम बिरला, तो वो कितना माइक बंद करने के लिए अब कुख्यात बोले विख्यात बोले, लेकिन वो अक्सर जब विपक्ष के सांसद अपनी बात रखते थे और ऐसी बात जिससे सरकार को असुविधा हो सकती है, जिससे मोदी का घिराव और बढ़ सकता है, तो ऐसे मसलों पर जब विपक्ष के सांसद अपनी बात रखते थे तो उनके माइक ऑफ कर दिए जाते थे या उनकी बातों को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया जाता था। और कैमरा भी उनसे ज्यादा मतलब जो विपक्षी सांसद हैं उन पर न जाकर लोकसभा अध्यक्ष पर रहता था या सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर कैमरा होता था। ये तमाम मनमानियां चलती रही थी और इसको लेकर बार बार सवाल भी उठते थे कि जब ये कहा जाता है कि स्पीकर का पद तो पार्टी से ऊपर होता है, वहां पर पक्षपात नहीं होना चाहिए, लेकिन ओम बिरला के कार्यकाल में ये पक्षपात बार बार नजर आया। और इसीलिए इस बार जब इंडिया गठबंधन का संख्या बल बढ़ा और विपक्ष की ताकत संसद में बढ़ी, तो तभी से ये तय था कि विपक्ष इस बार स्पीकर पद को लेकर बीजेपी की मनमानी नहीं चलने देगा। 2-3 दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि राजनाथ सिंह जो है वो बार बार सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही थी, और अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। जिस लोकसभा में, जिस संसद में आज तक स्पीकर पद को लेकर आजादी के बाद से अब तक कभी चुनाव नहीं हुए, अब कल वो चुनाव होने जा रहे हैं। कल 11 बजे संसद में लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी मतदान होगा। आपको बता दूं कि विपक्ष की ओर से के सुरेश ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से जैसी कि उम्मीद थी ओम बिरला, जो कि बीजेपी के शायद बहुत प्रिय हैं, पिछले बार स्पीकर पद को लेकर उन्होंने जितनी निष्ठा से काम किया है, बीजेपी को शायद वो निष्ठा बहुत अच्छी लगी है और इसीलिए इस बार भी ओम बिरला का नाम ही आगे किया गया है। और जब विपक्ष ने के सुरेश का नामांकन करवाया तो अब लोकसभा में जितने भी सत्ता पक्ष के सांसद हैं और जो बीजेपी के साथी भी हैं, अब उन सबको एकदम से लोकतंत्र का ख्याल आ रहा है और वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए था और सर्वसहमति से सब ऐसा होना चाहिए था। मनीष तिवारी, माफ कीजिए, पीयूष गोयल जो पिछले बार संसदीय कार्य मंत्री थे, वो ये अब कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद तो पार्टी से ऊपर होता है और डिप्टी स्पीकर का पद भी, और इसमें विपक्ष को ऐसी मांग नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर एक और खेल नजर आ रहा है। राहुल गांधी का ये दावा है कि राजनाथ सिंह ने ये कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे को कि वो उनको कॉल बैक करेंगे कि डिप्टी स्पीकर के पद पर बीजेपी की क्या राय है, उसका क्या विचार है, लेकिन ये उनका कॉल बैक नहीं आया, ये राहुल गांधी का दावा है। वहीं अब सत्ता पक्ष के लोग यानी बीजेपी और उनके साथी विपक्ष को इस बात पर घेर रहे हैं कि वो डिप्टी स्पीकर के लिए इस तरह से अपनी शर्तें नहीं रख सकते और न ही स्पीकर पद के लिए उनको ये नामांकन दाखिल करवाना चाहिए था। कुल मिलाकर बीजेपी अपनी जो गैर जिम्मेदारी या अपने अहंकार का सारा ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार है विपक्ष के माथे पर। लेकिन क्या विपक्ष इतने आसानी से हार मानेगा? मान लिया कि संख्या बल अभी सत्ता पक्ष का ही ज्यादा है, इसीलिए तो वो सरकार में है, लेकिन स्पीकर पद पर उनकी जीत भी हो सकती है। लेकिन ये जीत भी क्या मोदी जी की जीत की तरह ही होगी जैसे उनकी वाराणसी में जीत हुई है? इसी को अब देखना दिलचस्प होगा और आज इन्हीं तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे खरी खरी। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। ये जो सब सुबह से खेल चल रहा है अमलेंदु जी, इसकी उम्मीद तो थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बीजेपी शायद मान जाए डिप्टी स्पीकर को लेकर और वो एक ऐसा नौबत ना आने दे
जहां पर विपक्ष के साथ उसका सीधा टकराव संसद शुरू होने के दूसरे दिन में ही दिखाई पड़े। लेकिन बीजेपी का अहंकार ही है शायद जो उसका सिर चढ़कर बोल रहा है। मोदी जी क्या अभी भी वो ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी 400 पार हो गई है, एनडीए 400 पार हो गया? क्या वो अभी भी इसी मुगालते में है कि जो नारा उन्होंने दिया था वो वाकई सच हो गया और इसीलिए वो अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं? क्या सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी? शर्मिष्ठा जी, असल में नरेंद्र मोदी जी अब सच का सामना उनको करना तो पड़ेगा, क्योंकि अब विपक्ष इतना मजबूत है। और डिम्पल यादव जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने कहा भी है कि विपक्ष बहुत मजबूत है और इस बार जो है वो हमने अपना प्रत्याशी उतारा, ये बहुत अच्छी बात है और हम अपना उतारेंगे, लड़ाई इस पर होगी। तो ये जो मोदी जी अभी तक सोच रहे थे, उनको उस अब हैंगओवर से निकलना चाहिए, क्योंकि चुनाव हुए और नई सरकार बने, अब काफ़ी समय भी हो चुका है। अब वो उस हैंगओवर से बाहर निकलना उन्हें आना चाहिए और सच का सामना जो है वो मोदी जी को करना चाहिए कि अब वो 2014 या 2019 वाली परिस्थितियां नहीं है। एक तो मोदी जी खुद हारते हारते बचे हैं बनारस में, और ये सरकार भी बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी को बहुमत नहीं है, और ये एनडीए की सरकार है। और एनडीए के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं मोदी जी को लेकर के, और बीजेपी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें नरेंद्र मोदी को लेकर के शर्मिष्ठा जी हैं। तो नरेंद्र मोदी को ये अब कड़वी सच्चाई जो है वो स्वीकार करनी पड़ेगी कि अब परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, परिस्थितियाँ ख़राब हो चुकी हैं और मोदी जी के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में परिस्थितियाँ अब नहीं हैं। ये उनको सच्चाई स्वीकार करना चाहिए, लेकिन शायद वो इस बात को स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं। और एक ये भी लगता है शर्मिष्ठा जी कि वो एक धुप्पल जो कहलाता है हम लोगों के यहाँ तद्भव शब्दावली में, वो धुप्पल जो थे वो विपक्ष के साथ करना चाह रहे थे कि आपको गफलत में डाले रहें कि भाई हम कंसेंसस बनाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष को कंसेंसस में फंसाए रखें, उधर हम अपना स्पीकर उतार दो, विपक्ष में रहेगी कि भाई कंसेंसस की बात हो रही है तो हम विपक्ष का प्रत्याशी तैयार नहीं होगा। लेकिन विपक्ष खासतौर से इंडिया गठबंधन इस बात को समझ गया था कि ये किस रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने भी उनके साथ बीजेपी के साथ वही खेल किया जो बीजेपी उनके साथ खेल कर रही थी। उसने भी अपना प्रत्याशी पहले से तैयार रखा और जैसे ही ओम बिरला ने जाकर के अपना नॉमिनेशन किया, तुरंत के सुरेश ने जाकर के इंडिया गठबंधन की तरफ से अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। तो नहले पे दहला जो है वो इंडिया गठबंधन ने तुरंत दे दिया। अब जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं शर्मिष्ठा जी, वो बहुत शर्मनाक परिस्थितियां नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार जो है वो लोकसभा चुनाव, मतलब लोकसभा स्पीकर के पद पे चुनाव की परिस्थितियां बन रही हैं और ये सरकार की हठधर्मिता जो है उसकी वजह से बन रही है। हालांकि बार बार कहा जा रहा है कि स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है, स्पीकर निष्पक्ष होता है। अगर स्पीकर निष्पक्ष होता है तो भारतीय जनता पार्टी को फिर ओम बिरला का नाम देने की क्या आवश्यकता थी? अगर स्पीकर निष्पक्ष होता है और वो किसी पार्टी का नहीं होता है तो के सुरेश के नाम पे आपको क्या आपत्ति थी? क्या के सुरेश दलित हैं इसलिए आपको के सुरेश के नाम पे आपत्ति थी? आपने उनको प्रोटेम स्पीकर भी नहीं बनाया। ये सारे सवाल उठ रहे हैं। तो इन सारे सवालों के बीच बीजेपी इस समय मतलब घिरती हुई ये नज़र आ रही है कि अब नरेंद्र मोदी की क्षमताओं के ऊपर ये सवाल उठेंगे कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि नरेंद्र मोदी एक तरफ जहाँ ढोल पीट रहे हैं कि साहब वो तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये 70 सालों में पहली बार हुआ है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा गांधी भी बनी थी, पंडित नेहरू भी बने थे, मोदी जी कोई अकेले नहीं बने, लेकिन बताया जा रहा है कि मोदी जी पहली बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो इनके यहाँ पहली बार क्या क्या होता है, तो उस पहली बार के चक्कर में शर्मिष्ठा जी ये भी हो गया कि आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर के पद पे चुनाव हो रहा है और ये प्रधानमंत्री की अक्षमता को दिखाता है कि आप एक ऐसे पद के लिए जो एक तरीके से कहा जाए रेफरी है, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करता है। हम लोगों ने देखा है शर्मिष्ठा जी की इसी सदन के अंदर किस तरीके से बलराम जाखड़ से लेकर के पीए संगमा तक, जीएमसी बाल योगी तक और सोमनाथ चटर्जी तक किस तरीके से उच्च मानदंड जो हैं वो स्पीकर्स ने स्थापित किए हैं। रवि रे का नाम भी उसमें जोड़ा जा सकता है। हम लोगों ने देखा और इतिहास है बाकायदा उन सबका कि किस तरीके से सोमनाथ चटर्जी का तो इतिहास ये भी है कि उनकी पार्टी ने जब समर्थन वापस ले लिया यूपीए सरकार से और पार्टी ने उनसे कहा कि आप जो है इस्तीफा दे करके आइए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि जब वो स्पीकर बन गए तब वो पार्टी के मेंबर नहीं है, तब वो स्पीकर हैं। पार्टी की बात मानना बाध्यता उनकी तब होती, अगर वो स्पीकर नहीं होते तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये इस तरीके के प्रतिमान भी स्पीकर्स ने स्थापित किए। और हम लोगों ने देखा है कि पिछला 5 साल ओम बिरला का किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक के तरीके से काम करते हुए बीता है।
तो ये मोदी जी को ओम बिरला ही चाहिए। ये अब समझा जा सकता है कि क्यों चाहिए ओम बिरला, क्योंकि ये सरकार लगातार दुधारी तलवार पर चल रही है। बहुत कम मार्जिन पे ये सरकार है, किसी भी समय गिर सकती है। अंतर विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। तो नरेंद्र मोदी चूँकि पार्टी के अंदर भी घिरे हुए हैं, तो ये उनकी अक्षमता को और दिखाएगा कि ऐसे संकट के समय में भी आप विपक्ष के साथ कोई आम सहमति नहीं बना सके। सर मित्रा जी, फर्ज कीजिए कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, और चूंकि लोकसभा स्पीकर के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी नहीं हो सकता है, तो इस व्हिप तो तब जारी होना जब स्पीकर बन जाएगा, उसके बाद व्हिप की बात आती है, तो इसमें व्हिप होता नहीं है। तो अगर व्हिप जारी नहीं हुआ और बीजेपी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और ओम बिरला हार गए, ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की और स्वयं ओम बिरला की क्या स्थिति होगी, किस तरीके से जग हसाई होगी। तो ये देखते हुए अब हालांकि केसी वेणुगोपाल जो है, वो जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उनका बयान अभी थोड़ी देर पहले आया है। उन्होंने कहा है कि हम कल सुबह तक इंतज़ार करेंगे कि अगर कंसेंसस बनता है और डिप्टी स्पीकर पे भी तुरंत बात होती है और बात हो जाती है कि विपक्ष को दिया जाता है डिप्टी स्पीकर का पद, तो फिर के सुरेश अपना नाम वापस ले लेंगे, तो फिर कंसेंसस होगा। तो सविता जी, अब ये पूरी बॉल एक तरीके से कहा जाए वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पाले में डाल दी गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से। और बहुत अच्छा मूव इसको कह सकते हैं कि मोदी जी को, बीजेपी को उनकी ही चाल में फंसा दिया गया है कि जो आप चाल चलना चाहते थे वो इंडिया गठबंधन ने ला करके फंसा दिया। अब मोदी जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या ये है कि या तो वो अब सारी दुनिया के सामने स्वीकार करें कि दबाव में आ गए इंडिया गठबंधन के, और अगर ये स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर चुनाव होता है, तो फिर ये भद्द पिटती है मोदी जी की कि आप बिल्कुल एकदम अक्षम प्रधानमंत्री हैं, जो आप सदन चलाने के लिए जिस स्पीकर का चुनाव होना है उस पर भी आप सर्वसम्मति नहीं बना सकते। और सर मित्रा जी, अगर स्पीकर को चुनाव में अगर सर्वसम्मति कोई नहीं हो सकती है, ऐसी स्थिति में ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार भी फिर नहीं चल सकती है, क्योंकि सरकार बहुत कहा जाए कि धार पे है, एकदम तलवार की धार पे सरकार है और डामाडोल स्थिति में है। तो ऐसे में अगर सर्वसम्मति नहीं होगी और विपक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध सरकार के नहीं होंगे, तो सरकार के लिए बहुत दिक्कतें होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है सर मित्रा जी कि अगर स्पीकर के चुनाव में ओम बिरला हार गए तो ये फिर सरकार के लिए एक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव होगा, फिर सरकार को जो गिर जाएगी इस लोकसभा स्पीकर के चुनाव में ही। तो अब देखना ये है कि मोदी जी अपनी सरकार गिरवाना पसंद करते हैं या फिर ये स्वीकार करते हैं कि देश के सामने मैसेज जाए कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सामने झुक गए। सर मित्रा जी बिल्कुल, मोदी जी को भी ये एहसास था अमलिंदु जी कि विपक्ष इतने आसानी से अब उनकी बातों पर नहीं दबेगा, नहीं झुकेगा, और इसीलिए शायद कल उन्होंने जो विपक्ष को जिम्मेदार बनने की जो लंबी चौड़ी नसीहत दी, मेरा ख्याल है वो इसीलिए थी कि ताकि वो ये बताना चाह रहे थे कि मैं तो पहले ही विपक्ष का वो जानता था और मैं इसीलिए समझा रहा था। हालांकि विपक्ष को जिम्मेदारी की नसीहत देते देते मोदी जी खुद अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से भूल रहे हैं, ये हमने देखा है, लगातार देख रहे हैं। और अभी अगर वो जब तक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे रहेंगे तब तक ऐसी घटनाएं शायद और होती ही रहेंगी। जिस लोकतंत्र को वो बार बार इतना महान बताते रहे हैं और उस लोकतंत्र का वो कैसा मखौल उड़ा रहे हैं, ये भी हमारे सामने है। आपने वो जो धप्पा करने वाली बात कही, ये भी उनकी पुरानी आदत है अमलिंदु जी, चाहे मतलब नोटबंदी का मामला था या लॉकडाउन का मामला था, ये एक तरह से देश की जनता को धप्पा करने जैसा ही था कि आप सोच रहे थे अच्छे दिन आने वाले और ऐसे अच्छे दिन आए कि एकदम से आपकी जो जमा पूंजी है वही खर्च हो गई या आपसे एकदम से घर और रोजगार सब छीन लिया गया। तो ये नरेंद्र मोदी की पुरानी शैली है धप्पा करने की, और विपक्ष इस शैली को बहुत अच्छे से जानता है। शायद इसी वजह से इस बार उसकी पूरी तैयारी थी। और अभी भी जो केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि ठीक है अभी उनके पास वक्त है और वो कल 11 बजे मतदान होना है, और इस बीच अगर बीजेपी को अगर कहीं से ये आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है कि नहीं ये गलत है और हमको एक मतलब विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए था, और विपक्ष ऐसा क्या मांग रहे हैं, डिप्टी स्पीकर की बात ही तो कर रहा है जो उसका अधिकार भी है और लोकसभा में होना भी चाहिए। पिछले 5 साल तो पूरे बिना डिप्टी स्पीकर के निकाल दिए। और अमरिंदर जी, ये जो लोग अब विपक्ष के जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, जो अब विपक्ष को लोकतंत्र की और मर्यादाओं की दुहाई दे रहे हैं, क्या उन लोगों को ये दुहाई तब नहीं देनी चाहिए थी जब ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए जो बिना बात सांसदों को मतलब जरा जरा से बहाने पर निलंबित कर दिया करते थे?
अब उनकी इस दुहाई को कौन सुनेगा? क्या जनता अब यकीन करेगी? क्योंकि जनता ने भी अगर विपक्ष को इतनी मजबूती दी है, तो इसका मतलब ये है कि जनता भी समझ रही है बीजेपी के इस खेल को। तो अब इन लोगों का ये जो विपक्ष को कोसना या विपक्ष के कंधे पर रख के बंदूक चलाना, क्या ये पैतरे काम आएंगे अमलिंदु जी? नहीं शर्मिष्ठा जी, बिल्कुल ये पैतरे अब काम नहीं आएंगे और जनता अच्छे तरीके से समझ रही है और मोदी जी भी समझ रहे हैं कि जनता इस बात को समझ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जनता ही नहीं समझ रही है, मोदी जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि जनता उनका खेल समझ रही है कि किस तरीके से आप जो है वो धुप्पल करना चाहते हैं और किस तरीके से आप छल छद्म की राजनीति कर रहे हैं। जनता इस बात को समझ गई है, मोदी जी इस बात को समझ गए, तब सबसे बड़ी बात ये है। और इसीलिए शर्मिष्ठा जी जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, और आज तो जो है राहुल गांधी ने जब सुबह अपनी बात कही तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई हमने कहा है कि राजनाथ सिंह आए थे और मतलब राजनाथ सिंह का कॉल आया था, उन्होंने खड़गे जी को कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि खड़गे जी ने कहा कि उनसे कि आप डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दीजिए तो हम आपके प्रत्याशी का समर्थन करेंगे और फिर एक सर्वसम्मति बन जाएगी। उस पर राजनाथ सिंह ने जो था वो कहा कि हम बात करके आपको हम कॉल करते हैं, और वो कॉल अभी तक नहीं आई है। ये राहुल गांधी ने सुबह अपनी वक्तव्य में कहा था प्रेस से बातचीत करते हुए संसद भवन में। और उसके बाद शर्मिष्ठा जी हमने देखा कि जो राहुल गांधी ने कहा कि हमने उनसे कह दिया है कि साफ तौर पर कि डिप्टी स्पीकर का पद अगर आप देते हैं तो हम फिर आपके प्रत्याशी को समर्थन करेंगे, फिर चुनाव नहीं होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि अभी स्पीकर कर लीजिए और बाद में हम जो डिप्टी स्पीकर की बात करें। उसके बाद ललन सिंह जो है, जो राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जदयू के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका बयान आया और उन्होंने इस बात को एक तरीके से कहा, वो एक्सेप्ट किया कि केसी वेणुगोपाल जो थे वो राजनाथ सिंह से मिले थे रक्षा मंत्री से, और उन्होंने कहा कि भाई अभी जो है तय कीजिए इस डिप्टी स्पीकर का नाम और स्पीकर का नाम दोनों तय कीजिए और फिर दोनों पे सर्वसम्मति बने। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी स्पीकर पे सहमति बना लेते हैं और जब समय आएगा तब डिप्टी स्पीकर पे बातचीत करेंगे, तब हम और आप बैठेंगे। यानी कि ये धुप्पल देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी कि अभी किसी तरीके से सर्वसम्मति की बात कह करके स्पीकर पद पे जो है वो सर्वसम्मति कर ली जाए और फिर डिप्टी स्पीकर के पद पे गोल हो जाएगा, चुनाव ही नहीं कराया जाएगा। और चुनाव कराया जाएगा तो फिर कहा जाएगा कि अब जो है वो भाई चुनाव करा लेते हैं इस पर डिप्टी स्पीकर पे, यानी उससे बच जाया जाएगा कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो। इस बात को अच्छे तरीके से इंडिया गठबंधन भांप गया था कि ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और उन्होंने अपनी तैयारी पूरी शर्मिष्ठा जी कर रखी थी इंडिया गठबंधन ने कि जैसे ही ये अपना प्रत्याशी लेकर के जाएंगे तुरंत हमारा प्रत्याशी पहुंच जाएगा। अब जो संकट है शर्मिष्ठा जी सरकार के सामने, खासतौर से नरेंद्र मोदी के सामने संकट जो है वो संकट ये है कि के सुरेश एक तो साउथ से आते हैं, दक्षिण से आते हैं, दूसरा वो दलित हैं। अब जो उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था उसको लेकर के ही सवाल उठ रहे थे, चूंकि प्रोटेम स्पीकर अगर के सुरेश बनते तो नरेंद्र मोदी को सबसे पहले जो की शपथ लेनी थी सीनियरिटी के, मतलब प्रधानमंत्री हैं वो, उस लिहाज से उनको पहले लेनी पड़ती, तो पहले शपथ के सुरेश के हाथों लेनी पड़ती और ये नरेंद्र मोदी लेना नहीं चाहते थे। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, चर्चाएं जो हैं वो इस तरीके की हैं, तो इसलिए उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के सुरेश को नहीं बनाया गया और भर्तृहरि मेहताब को बना दिया गया। अब ये संकट है शर्मिष्ठा जी कि दक्षिण की तरफ से तो दक्षिण लॉबी अलग तरीके से काम करेगी। चंद्रबाबू नायडू आपके साथ में हैं, हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई विपक्ष ने ये ठीक नहीं किया, लेकिन जब ये दक्षिण की बात उठेगी किस तरीके से, तो चंद्रबाबू नायडू के सामने भी दबाव होगा। जो आखिर उनको चंद्रबाबू नायडू को राजनीति उत्तर प्रदेश में आके तो करनी नहीं है, करनी उनको आंध्र प्रदेश में ही जाकर के राजनीति है। तो आंध्र प्रदेश में जब राजनीति करनी है तो आंध्र प्रदेश में सवाल उठेगा चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कि जब दक्षिण का एक व्यक्ति बन रहा था, आपका जब स्पीकर नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी आपकी बात को नहीं स्वीकार कर रही थी, तो आप ऐसे समय पे, नाजुक समय पे आप भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों खड़े रहे? आप दक्षिण के उस व्यक्ति के साथ क्यों नहीं खड़े रहे? दूसरा शर्मिष्ठा जी, जो दलित होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के भी जो दलित सांसद हैं और एसटी के जो सांसद हैं उनके सामने संकट होगा कि वो ओम बिरला को किस आधार पर समर्थन करें। और ये बात उठेगी चूँकि द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं थी तो तमाम आदिवासी सांसद जो थे उन्होंने पार्टी लाइन से उठ करके द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया था। तो यही स्थिति अब यहाँ होगी। तो ऐसी स्थिति में शर्मिष्ठा जी ये सरकार के सामने बहुत ज़्यादा संकट हैं। ये एक तरह से कहा जाए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के गले में फांस जो है वो फंस गई है, ना उनसे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो ये संदेश जाएगा कि इंडिया गठबंधन के सामने झुक गए हैं, विपक्ष बहुत तगड़ा है। और लगातार जो बातें कही जा रही हैं राहुल गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से कि जब चाहेंगे तब इस सरकार को गिरा देंगे, ममता बनर्जी भी इस बात को कह रही हैं,
तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब बीजेपी घबरा गई और नरेंद्र मोदी घबरा गई, ये संदेश जाएगा। और अगर नहीं झुकते हैं और बात नहीं करते हैं तो फिर संदेश जाएगा कि नरेंद्र मोदी बहुत अकर्मण्य और अक्षम प्रधानमंत्री हैं, जो एक ऐसे पद के लिए भी कोई एक सर्वसम्मति से जो है वो चुनाव नहीं करवा सके। तो ये इतिहास में फिर लिखा जाएगा और नरेंद्र मोदी की छवि इसको लेकर के खराब होगी। तो ये संकट में इस समय नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं समिता जी। जी बिल्कुल, और इतिहास में उनका नाम, मतलब मोदी जी बहुत चाह रहे हैं कि उनका नाम ये जो अमृतकाल जिसको वो कहते हैं और इसमें स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए, लेकिन इसके लिए वो कुछ खुद ही वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे वो घिर रहे हैं। और अब ये स्पीकर का चुनाव जो है ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि जो कुछ अभी तक देश के संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ वो अब कल शायद हो जाएगा। अभी भी वक्त है बीजेपी के पास कि वो चाहे तो सर्वसम्मति या आम सहमति जिसको हम कहते हैं कि विपक्ष के सांसदों से बात करे और उसके बाद एक कोई फैसला ले। और अमलिंदु जी, जहां तक बात है ये कि जो बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि भाई स्पीकर का पद तो पार्टी से ऊपर होता है, तो फिर सवाल ये है कि ठीक है, आपने के सुरेश को आपने प्रोटेम स्पीकर भी नहीं बनाया, वहां भी आपने 8 बार के सांसद को छोड़कर 7 बार के सांसद को आपने मौका दिया, लेकिन आप विपक्ष के भी किसी सांसद को आपने अभी उनका नाम नहीं या उनके नाम पर सहमति बनाने की कोशिश नहीं की। और तो और आपने अपने ही दलों के भी जो साथी दल है, आप चाहते तो टीडीपी या जेडीयू में से भी किसी को चुन लेते कि चलिए इनके नाम पर आप सहमति बनाइए, लेकिन केवल ओम बिरला, क्या बीजेपी को यह लगता है कि ओम बिरला ही एक ऐसे हैं सांसद जो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपना स्पीकर पद का दायित्व निभाएंगे, या फिर इसके पीछे संघ का कोई खेल दिख रहा है? एक बात ये, और दूसरी बात ये कि अभी जेडीयू और टीडीपी के कुछ सांसदों के बयान आए हैं, हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा, उनको उद्धव ठाकरे, संजय राउत या मनोज झा, इन तमाम लोगों ने ये नसीहत पहले ही दे दी है कि स्पीकर पद को लेकर आप बिल्कुल झुकना नहीं, या आप अपने सांसद की मांग करना, क्योंकि बीजेपी के हाथ में एक बार बाजी इस तरह से आ गई, उसके हाथ में लगाम आ गई, तो फिर वो आपकी पार्टी के सांसद को आपको रोज जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी कि फिर आपके सांसद कितने बचे और कितने नहीं बचे। ये बीजेपी का काला इतिहास है, और मतलब ये उसकी एक छवि बनी हुई है, जिससे कि अब उसके साथी दलों को डरना चाहिए, ये भी विपक्षी दलों ने बता दिया था। तो टीडीपी और जेडीयू इस मामले में क्या स्टैंड लेंगे, एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी के भीतर भी मोदी जी को लेकर कोई बहुत आम सहमति तो नहीं थी कि उन्हें प्रधानमंत्री फिर से बनना चाहिए। ये तो उनका और उनके जो आसपास के लोग थे 2-4, उन लोगों का कहना था। तभी तो संसदीय दल, मतलब बीजेपी संसदीय दल से पहले वो एनडीए संसदीय दल के उसमें चले गए और वहां उन्होंने अपने नाम पर मुहर लगवाई है। लेकिन ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के नितिन गडकरी का नाम ले लें, या और भी ऐसे जो, क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग ओम बिरला को मतलब उनको अपना वोट ना देकर के सुरेश को अपना वोट दे दें? और खासकर जो दलित सांसद, जैसा आपने कहा कि जैसे राष्ट्रपति मुर्मू के वक्त तो हेमंत सोरेन ने भी उनका साथ दिया था, तो वैसे ही क्या यहाँ भी हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या मोदी इस स्थिति को संभाल पाएंगे? देखिए समिता जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी के खिलाफ अब विद्रोह के सुर उठने लगे हैं, बगावती सुर जब उठने लगे हैं। महाराष्ट्र से खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ जो है बीजेपी की कोई बड़ी बैठक हुई है, उसमें ये बात कही गई है कि केंद्रीय नेतृत्व यानी मोदी और शाह जो हैं उनकी जो एक तरीके से केंद्रीय तानाशाही जो थी उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मध्य महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और महाराष्ट्र में हार के लिए मोदी और शाह जिम्मेदार हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई की जो समीक्षा बैठक हुई है, कोई बताया जाता है, उसमें इस तरीके की बातें आई हैं और ये कहा गया है कि अब महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव होना है इसमें अब कोई भी बात किसी भी तरीके की अब केंद्रीय नेतृत्व से नहीं करनी है और इनका दखल अब स्वीकार नहीं होगा। ये बात महाराष्ट्र में कही गई है समिता जी। इसी तरीके से राजस्थान में जो बातें आई, वहाँ भी ये बातें आई कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट बांटे और जो 400 पार का नारा और ये सब दिया गया, उसकी वजह से नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में तो समिता जी आपने ही खरी में ही बताया था कि किस तरीके से हमारी रिपोर्ट दी है वहाँ की जो अध्यक्ष थे उन्होंने, और उसमें ये कहा गया कि भितरघात थी और किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे का विरोध किया, सारी बातें उसके अंदर हैं और किस तरीके से वो 400 पार का नारा था वो सब उसकी वजह से नुकसान हुआ। यानी
यानी कि बीजेपी के अंदर सुमित्रा जी अब मोदी को इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने की बातें शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में अगर स्पीकर के पद पे चुनाव होता है तो ये मोदी के लिए परीक्षा एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगी कि जो डिसेंट वॉइसेस हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो मोदी को वहाँ स्वीकार नहीं करते हैं या मोदी के खिलाफ हैं, उनमें बहुत सारे नाम हो सकते हैं। उनमें खुद राजनाथ सिंह भी सुमित्रा जी हो सकते हैं अगर पर्ची के ज़रिए वोट पर डाला जाए और वो ध्वनिमत से नहीं हो और इसका स्पीकर का चुनाव, तो हो सकता है राजनाथ सिंह भी जाकर के जो है वो कुछ गड़बड़ कर दें। मतलब करें नहीं करेंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। मैं ये कोई दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ कि वो करेंगे, लेकिन हो सकता है इस तरह की चीज़ें हों, क्योंकि वो जिस तरीके लेकर राजनाथ सिंह को लेकर के भी खबरें चली आती हैं और जिस तरीके से आज राजनाथ सिंह को आगे बढ़ाया जा रहा है सारी बातें करने के लिए, अमित शाह को पीछे किया जा रहा है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें समझी जा सकती हैं। हम लोगों ने कल चर्चा की ही थी सुमित्रा जी की किस तरीके से जो कार्तिकेय सिंह हैं उनके शिवराज सिंह के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि अब दिल्ली स्वागत कर रही है शिवराज सिंह का, और बहुत मकबूल नेता जो है मतलब शिवराज सिंह चौहान है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश उनको चाहता है। उधर वसुंधरा सिंधिया ने जिस तरह से कहा कि उंगली मतलब जिसकी लेके आगे बढ़ाओ और वही उंगली जो है काटने पे लग जाता है, हाथ काटने पे लग जाता है। और फिर वो राजमाता विजयराजे सिंधिया का बता रही है कि किस तरीके जनसंघ की सरकार जो थी 1967 में मध्य प्रदेश में बनवाई थी, यानी वो भी इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ कर रही है, क्योंकि वसुंधरा सिंधिया की उंगलियाँ काटी हैं अगर किसी ने मतलब राजनीतिक बोलचाल की भाषा में, तो वो नरेंद्र मोदी ने काटी है। पर्ची भी जो थी वो निकलवाई गई वसुंधरा सिंधिया से, भजन लाल शर्मा की, तो वो उनसे ही निकलवाई वसुंधरा सिंधिया से, और राजनाथ सिंह बगल में बैठे हुए थे, पर्ची उन्होंने पकड़ा दी और पर्ची जब देखा तो चौंक नहीं एकदम, ये देख रहे हैं ये क्या हुआ, और खूब वीडियो वायरल हुआ कि किस तरीके से वसुंधरा सिंधिया चौंक नहीं है भजन लाल शर्मा का नाम देखते हुए। तो ये जो शिवराज सिंह चौहान हैं, वसुंधरा सिंधिया हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, उधर देवेंद्र फडणवीस हैं, नितिन गडकरी का भी नाम इसमें लिया सकता है, क्या ये सारे लोग एक तरीके से क्या इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कुछ हो? तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर ये नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग इंतज़ार करें और इस चुनाव में कोई खेल हो, तो नरेंद्र मोदी को अब झुकना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के सामने। आज की रात जो है वो बहुत गंभीर जो है एक तरीके से एनडीए के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए ख़ास तौर से है। बहुत सी चीज़ें रात में पलट सकती हैं। अगर वो चाहते हैं कि सब ठीक ठाक रहे, सरकार विश्वास मत हासिल करे, तो नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन के सामने झुकना पड़ेगा और डिप्टी स्पीकर का पद दे करके आम सहमति की घोषणा करनी पड़ेगी। तब जाकर के अनअपोज जो है वो ओम बिरला अध्यक्ष बन सकते हैं और के सुरेश अपना नाम वापस ले लेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चुनाव होगा और चुनाव की में ऊँट किस करवट बैठेगा ये मोदी जी भी नहीं जानते हैं सुमित्रा जी। जी, ना मोदी जी जानते हैं ना राजस्थान से आने वाले ओम बिरला ही जानते हैं कि ऊंट इस बार क्या करने वाला है। और वैसे देखा जाए तो एनडीए के लिए दोनों ओर से मतलब इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति हो गई है, जबकि इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है कि अगर सर्वसहमति के लिए बीजेपी राजी होती है तब भी ये बात हो गई कि उसकी बात मानी, और डिप्टी स्पीकर के लिए फिर उसकी ये जो शर्त है उसको मानी गई है। और अगर नहीं मानती है तो भी ये तोहमत मोदी पर ही लगेगी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मतलब तीसरे कार्यकाल में, जिसको कि वो बड़ी जीत बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने किस तरह से लोकतंत्र की एक जो अच्छी परंपरा चली आ रही थी उसको उन्होंने धूमिल कर दिया, और उनके रहते स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मोदी की ही नाकामी के रूप में दर्ज होगा, ये बात बिल्कुल तय है। तो आज की रात एनडीए पर बहुत भारी पड़ने वाली है, ये तो बिल्कुल तय है अमलेंदु जी। लेकिन कल का फैसला चाहे जो हो, और काफी संभावनाएं तो इसी बात की है कि ओम बिरला बन जाएंगे, क्योंकि ठीक है संख्या बल मतलब अनलेस की बीजेपी के लोग उनके खिलाफ वोट दें, मतलब अगर वो ऐसा होता है तब तो वो नहीं बनेंगे। लेकिन अगर सारे लोग जो संख्या बल अभी जो बता रहा है वो तो यही बता रहा है कि ओम बिरला बन सकते हैं स्पीकर, लेकिन ये बनना भी वो वैसी जीत होगी जैसे कि मोदी जी वाराणसी में जीत गए, कि ठीक है आपका हारते हारते आप जीत गए और आप सांसद वहां के हो गए हैं, तो ओम बिरला भी जीत जाएंगे। लेकिन इस जीत के साथ हमेशा एक जो पुछल्ला जो है वो लगा ही रहेगा कि किस तरह से उनको ये जीत मिली है। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये अमलेंदु जी की ये पहली शुरुआत ही, मतलब ये जो इतनी खराब शुरुआत हुई है सरकार की कि स्पीकर के पद के लिए चुनाव की नौबत आ गई। अब आगे जो इस तरह के और मतलब जब संसद पूरी तरह से चलने लगेगी, जब आगे अभी मानसून सत्र होगा और बाकी सत्र जब होंगे, और उसमें फिर जो सरकार के जो मोदी जी के दिमाग में पहले से है कि मुझे ये बिल भी लाना और वो कानून भी बनाना है, लेकिन क्या यहाँ पर आकर बार बार बीजेपी फंसने के उसके चांसेस बढ़ गए हैं अमलेंदु जी?
देखिए समिता जी, बीजेपी के चांसेस फंसने के बढ़ गए हैं और ये एक तरीके से जाल जो बीजेपी ने खुद बुना है, मतलब अपने बुने जाल में बीजेपी फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। ये जाल इंडिया गठबंधन ने नहीं बुना था। इंडिया गठबंधन ने तो साफ कहा था कि भाई कंसेंसस हो, आप स्पीकर रखिए अपने पास और जबकि स्पीकर विपक्ष को दीजिए, जो अब तक की परंपरा रही है उस परंपरा के हिसाब से चलिए। भाई जब स्पीकर आपका हो जाएगा तो डिप्टी स्पीकर आपको देने में क्या दिक्कत है? चूँकि अधिकार तो ज़्यादा स्पीकर के पास रहेंगे ना, डिप्टी स्पीकर के पास तो कम रहेंगे अधिकार। और डिप्टी स्पीकर की तो भूमिका तब आएगी जब स्पीकर की भूमिका समाप्त हो जाएगी या स्पीकर की भूमिका नहीं होगी, तब डिप्टी स्पीकर की आएगी। अगर आप ऐसी स्थिति में भी डिप्टी स्पीकर की भूमिका को देखते हुए आप उसको देना नहीं चाहते हैं विपक्ष को, तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए संकट का विषय है। समिता जी, केवल एनडीए और बीजेपी के ही नहीं बल्कि जो गैर एनडीए गैर बीजेपी के दल हैं उनकी भी अब रणनीति जो है वो देखने वाली होगी कि क्या होती है। क्योंकि बीजू जनता दल के जो प्रमुख हैं नवीन पटनायक, उन्होंने कल स्पष्ट संदेश अपने सांसदों को दे दिया है। राज्यसभा में उनकी अच्छी संख्या है अभी, और लोकसभा में हालांकि वो कमज़ोर हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि नहीं, अब हम पिछले मतलब जिस तरीके से बीजेपी को हम सहयोग करते रहे पिछले दरवाजे से, अब वो किसी हाल में नहीं करना है और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी है। यानी कि अब वो भी इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं नवीन पटनायक, ये समझा सकता है। तो विषाद तो बिछना शुरू हो गई समिता जी। ओवैसी हैं, बाकी और जो निर्दलीय हैं, 3 निर्दलीय तो आकर के कह ही चुके हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, तो बाकी निर्दलीय भी क्या करते हैं ये देखना होगा। तो कुल मिलाकर के सदन के अंदर आंकड़ा जो है वो इसको लेकर के, स्पीकर के पद को लेकर के भी अभी स्पष्ट रूप से इनके पक्ष में, एनडीए के पक्ष में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत बड़े खेल होने हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सांसदों से, बीजेपी के सांसद से मुलाकात की और एक बीजेपी सांसद ने खुल करके कहा कि हाँ उनसे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संपर्क किया, तो पश्चिम बंगाल में भी कोई खेल बीजेपी के सांसदों को लेकर के हो रहा है। तो अब ये खेल क्या होता है, और फिर मान लीजिए अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की चीज़ें थीं वो अगर आ जाती हैं और ममता बनर्जी को सक्रिय होकर के कुछ बातचीत करती हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव के लोकसभा स्पीकर के चुनाव में कोई बड़ा खेल हमको देखने को मिलेगा? हो सकता है समिता जी कोई बड़ा खेल हमको फिर लोकसभा चुनाव में कल देखने को मिल जाए, और कल का दिन जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत घातक साबित हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अब ये देखना है कि नरेंद्र मोदी चुनते रास्ता क्या है। सब कुछ समिता जी इस समय नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर है कि वो क्या रास्ता चुनना चाहते हैं। टकराव का रास्ता चुनना चाहते हैं, टकराव का रास्ता चुनेंगे तो उसके लिए उनको ज़्यादा जोखिम है, बीजेपी के लिए ज़्यादा जोखिम है। और अगर सर्वसम्मति से करते हैं तो अभी सिर्फ ये बात होगी कि विपक्ष मजबूत है, तो विपक्ष के सामने सरकार को झुकना पड़ा। और समिता जी, अच्छे कॉज के लिए झुकना कोई बुरी बात नहीं है। अगर इस लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने के लिए सरकार को झुकना पड़ता है, नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ता है, तो इससे नरेंद्र मोदी कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। हालांकि वो बड़े हैं कि नहीं है वो अलग का विषय है, बड़े हैं भी कि नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उससे छोटे और नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक संसदीय परंपरा का पालन किया। तो ये बात होगी। तो अब देखना ये समिता जी कि नरेंद्र मोदी असल में साबित खुद को करना क्या चाहते हैं। तो अब ये नरेंद्र मोदी के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। मुझको ऐसा लगता है समिता जी, बाकी परिस्थितियाँ नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिलहाल दिखाई नहीं पड़ती हैं। कल को कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए तो वो एक अलग की बात है, लेकिन फिलहाल कोई चमत्कार की आशा नहीं है और ये चुनाव बहुत फंसा हुआ लग रहा है। फ़र्ज़ कीजिए समिता जी कि अगर ओम बिरला हार जाते हैं और ये कल का चुनाव अगर होता है ओम बिरला हार जाए, ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? भाई एक तो सरकार के खिलाफ वो जनादेश मतलब वो विश्वास मत हो गया, एक तरीके से अविश्वास हो गया सदन का कि आप अपना स्पीकर नहीं कर पाए। तो ये दूसरा सवाल जो है वो ये है कि भाई आप कह रहे हैं कि साहब स्पीकर जो है वो सर्वसम्मति से होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, तो के सुरेश को फिर आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? अगर आप कह रहे हैं कि पार्टी का नहीं होता है तो के सुरेश का नाम स्वीकार कर लीजिए, ओम बिरला का नाम वापस करा दीजिए, क्योंकि वो किसी पार्टी का नहीं होता ना, तो निष्पक्ष होता है फिर। तो भारतीय जनता पार्टी अपना स्पीकर, उसमें अपने स्पीकर में भी ओम बिरला को ही अध्यक्ष मानने में क्यों तुली हुई है? तो जो बातें की जा रही हैं वो बातें उल्टी पड़ती हुई बीजेपी को नजर पे आ रही हैं। तो बीजेपी, मुझको लगता है समिता जी, काफ़ी ज़्यादा संकट में है और नरेंद्र मोदी बीजेपी से भी ज़्यादा संकट में है, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चीज़ें चल रही हैं जो कि हमको दिखाई पड़ रहा है समिता जी। बिल्कुल भाई, अभी न केवल बीजेपी बल्कि अब तो मोदी की विश्वसनीयता जो है वो दांव पर लगी हुई है। और अच्छा ड्राइवर तो वही होता है जो सड़क पर आने वाले, मतलब चाहे स्पीड ब्रेकर है, चाहे गड्ढे हैं, चाहे बाकी गाड़ियां हैं, उनसे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और किस तरह से वो बिना ब्रेक लगाए या बिना हॉर्न किए वो अपना आराम से गाड़ी चलाते रहे, उसी को हम अच्छा ड्राइवर मानते हैं अमरेंद्र जी। और यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि सरकार की गाड़ी और इसके प्रधान चालक हैं नरेंद्र मोदी, तो वो बिल्कुल ही अच्छे चालक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वो बिल्कुल टकराव की ही उसमें चल रहे हैं कि यहाँ गड्ढा दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं वहीं से गाड़ी निकालूंगा
क्योंकि ये मेरी जिद है। कुछ इस अंदाज में वो इस सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो खुद भी उनको चोट लग सकती है और उनकी पूरी पार्टी को भी इससे नुकसान हो सकता है। ये बात अब शायद बीजेपी के लोग भी समझ रहे हैं, इसीलिए कल का दिन बहुत अहम होने वाला है एनडीए सरकार के लिए भी और इस लोकतंत्र के लिए भी कि कल क्या मिसाल कायम होती है, ये बड़ा देखने वाली बात रहेगी। और अमरिंदु जी, कल से लेकर आज तक मतलब ये जो संसद का जो पहला दिन और दूसरा दिन, ये 2 दिन जिस तरीके से जिन हंगामों के मतलब ये नहीं हुआ कि विपक्ष ने कहीं बायकॉट किया या इस तरह की नौबत अभी नहीं आई है, लेकिन विपक्ष कल जैसे उसने संविधान की प्रति दिखाई या नरेंद्र मोदी को जब वो शपथ ले रहे हैं तब संविधान की प्रति राहुल गांधी वगैरह ने दिखाई। आज जब मणिपुर के सांसद आए वहां पर शपथ लेने तो मणिपुर वहां पर चिल्लाया गया। ये जो बात है ये अभी तक जो ये मैसेज देने की कोशिश है सरकार को कि आप जिन मुद्दों से बचने की या आप जिन मुद्दों को आपने किनारे लगाया, जिन मुद्दों को जिन जनता की जिस तकलीफ को आपने ध्यान देने लायक भी नहीं समझा, वहां उसका जिक्र अब संसद में इस तरह से होगा। क्योंकि मणिपुर चिल्लाना, कल नीट चिल्लाया गया धर्मेंद्र प्रधान के शपथ ग्रहण पर, आज मणिपुर के सांसद आए तो मणिपुर चिल्लाया गया। इसी तरह का एक इंसिडेंट और हुआ जो लोकसभा टीवी जो उसमें संसद टीवी में आ रहा था कि कुछ सांसद जो फोटो खींच रहे थे अपने फोन से और राहुल गांधी ने कहा कि ये स्पीकर से कि ये ऐसा हो रहा है, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हम नहीं ले रहे फोटो, तो राहुल गांधी ने साफ बोला झूठ मत बोलिए पार्लियामेंट में। ये बात राहुल गांधी ने बोली है और फिर ये भी कहा है कि आप इनके फोन चेक करिए। मतलब ये जो विपक्ष के जो तेवर क्या बता रहे हैं अमरिंदु जी की सरकार अब अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर पाएगी, किसी भी तरीके से नहीं कर पाएगी। और क्या मैंने कल भी ये बात आपसे पूछी थी, आज फिर पूछ रही हूँ, क्या मोदी जी को अब सावधान हो जाना चाहिए या अपनी मनमानी हरकतों पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए अगर उन्हें एक गठबंधन सरकार चलाना है तो, या अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा करवाना है तो? देखिए शर्मिष्ठा जी, एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये 2014 और 2019 की लोकसभा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी को आप अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। मुझे लगता है कि धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि कल जिस तरीके से उनको संविधान की प्रति दिखाई गई नरेंद्र मोदी को शपथ लेने से पहले, और नरेंद्र मोदी को लगभग 1 मिनट जो है वो ठहर करके राहुल गांधी को देखना पड़ा कि ये हो क्या रहा है, फिर प्रणाम राहुल जी भी कहना पड़ा था, ये भी हम लोगों ने देखा कि प्रणाम राहुल जी कहते हुए दिखाई पड़े। यानी कि आप जो चुनाव से पहले कह रहे थे कौन राहुल, तो आप प्रणाम राहुल पे आ गए हैं, ये एक तरीके से है। दूसरा शर्मिष्ठा जी, ये जो सदन में फ़ोटो खींचने वाली बात है, अब ये समझा जा सकता है कि जो सदन के अंदर जो सुरक्षा में चूक बताई गई थी पिछले 17वीं लोकसभा में और नई बिल्डिंग में, क्या इसके पीछे जैसे आया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे प्रताप सिम्हा, उनके पास पे ही वो लोग आए थे जिन्होंने उसके अंदर वो गैस वैस छोड़ी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद अगर मोबाइल फ़ोन लेकर के गैलरी के अंदर जा रहे हैं, वहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं, वहाँ खींच रहे हैं, और राहुल गांधी को ये कहना पड़ रहा है इस प्रोटेम स्पीकर से कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको आप देखिए, तो इसका मतलब कि ये चीज़ें अब गड़बड़ हैं और सुरक्षा के साथ भी वहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भी है। तो नरेंद्र मोदी को अब सतर्क हो जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अब बहुत मजबूत स्थिति में है और बिल्कुल एकदम धार पे ये सरकार है। जैसे मैं फिर कहूँगा कि बिल्कुल एकदम धार पे है और नरेंद्र मोदी को बहुत सतर्क होकर के चलना होगा। ये सिर्फ गठबंधन की सरकार चलाने का मसला नहीं है, बल्कि एक तरह से कहा जाए शर्मिष्ठा जी, बिल्कुल बॉर्डर लाइन की सरकार जो वो आप चला रहे हैं। गठबंधन में भी बॉर्डर की सरकार है, जहाँ सा भी जब कोई ऐसा मसला आएगा जिसमें चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या शिवसेना शिंदे उठ के इनके हित जो है वो टकराते हुए दिखाई देंगे, तो वो सीधे आपसे किनारा कर जाएंगे। और अभी भी शर्मिष्ठा जी, अगर 35 सांसद जो हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं सिर्फ लोकसभा स्पीकर के चुनाव से एनडीए के, तो आपका स्पीकर हार जाएगा। तो आप किस तरीके से इंतजाम करेंगे? तो जो खरीद फरोख्त की बातें चलती हैं और ऑपरेशन किस किस की बातें चलती हैं, तो क्या वो स्पीकर के चुनाव में भी हम रात भर में देखेंगे, या नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया है कि आ जाएगा कि भाई परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अब संभल के चलना पड़ेगा? तो ये नरेंद्र मोदी के ऊपर काफ़ी कुछ शर्मिष्ठा जी निर्भर करता है। मुझको लगता है कि शायद जो उनकी सहयोगी हैं नरेंद्र मोदी के, और जो उनको ज्ञान देते होंगे परिस्थितियों का कि आपको किस तरीके से काम करना है, वो शायद उनको विषय की गंभीरता समझाएंगे कि ये सरकार अब दूसरी तरीके की है मोदी जी, अब ये 2014 और 2019 वाली नहीं है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात शर्मिष्ठा जी, ये जो कल मैंने कहा था, कल भी कहा था, वो यही है कि ये जो पिछला उनका कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के तौर पे, और पिछले 10 साल जो रहे प्रधानमंत्री के तौर पे, नरेंद्र मोदी समझिए कि जैसे आपने ड्राइविंग सीट की बात की थी, तो एक ऐसे मैदान में गाड़ी चला रहे थे, बिल्कुल खुला आकाश था, खुला मैदान था, कहीं कोई गड्ढा नहीं था, सरपट था, गाड़ी आपकी बाएं घूमे या दाएं घूमे, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई स्पीड ब्रेकर, कोई हर्जल्स नहीं थे आपके सामने, आपने उस तरीके से सरकार चलाई।
अब आपकी ड्राइविंग की जो क्षमता है और आपका जो ड्राइविंग का कौशल है उसकी परीक्षा अब होनी है। यानी कि 70 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी की ये परीक्षा होनी है कि आप गठबंधन की सरकार और एक कहा जाए बिल्कुल अल्पमत के कगार पर खड़ी हुई सरकार को आप किस तरीके से हो रहा है, तो ये आएगा। तो इस बीच समिता जी ये है कि केजरीवाल के केस में भी जो है वो हाई कोर्ट में सुनवाई क्या उस पर फैसला आना था। हाई कोर्ट का आज 2:30 बजे का समय दिया था। हमको लगता है कि शायद वहाँ से कुछ सूचना आएंगी तो हम लोग उधर भी मूव करेंगे कि केजरीवाल के केस में क्या होता है। हो सकता है कि आज वहाँ से घोषणा हो जाए कि स्टे जो है वो खारिज किया जाता है और वो जमानत बहाल रखी जाती है, और अगर जमानत वो खारिज की जाती है, स्टे किया जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला कल फिर है तो वहाँ पहुँचेगा ही। लेकिन अभी जो ये स्थितियाँ हैं मित्रा जी, ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी परेशानी भरी है, और नरेंद्र मोदी को भी समझ जाना चाहिए, जैसे आपने कहा, कि अब ये सरकार दूसरी तरीके की है। आपका नसीब अच्छा था, नसीब वाले थे आप, जो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था कि मेरा नसीब अच्छा था कि वो दाम कम हो गए उसके कच्चे तेल के, तो आपका नसीब अच्छा था कि आप मुख्यमंत्री भी रहे, तो आपको एक स्पष्ट बहुमत की सरकार मिली, कमज़ोर विपक्ष था, और आप प्रधानमंत्री 10 साल बने तो आप जो थे वो कमज़ोर विपक्ष था तो आपने चला लिया। लेकिन अब जो है वो नसीब आपका गड़बड़ा गया है समिता जी, ये समझा जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी को बहुत सतर्क होकर के सरकार चलाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को तो केजरीवाल बहुत की जी सतर्क समिता जी एक बड़ी खबर आ रही है, होने इस केजरीवाल की जमानत पे रोक लगा दी है। ये अभी हमारे पास ब्रेकिंग खबर आ रही है, ये हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा समिता जी। जी बिल्कुल, कल ही सुप्रीम कोर्ट में जो परसों वो गए थे, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक बात कही थी कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से फैसले को सुरक्षित रखा है वो एक अनयूजुअल चीज है, एक असामान्य चीज है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और अभी ये जो खबर आ रही है कि ये जो वेकेशन जज ने वो अप्रोप्रिएटली अप्रिशिएट नहीं किया मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, और इसीलिए उन्होंने अभी ये जो जमानत है उसको स्टे लगा दिया, मतलब इसको रोक लगा दी है। यानी अब मामला जो पहुंचेगा, अमरेंदु जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, और जैसा कि ये जब उनको लोअर कोर्ट से यानी राउज एवेन्यू कोर्ट से जब जमानत मिली थी, तब उन्होंने जो वहां की जो जज थी उन्होंने ये कहा था, जज साहिबा जो थी न्यायबिंदु, उन्होंने ये कहा था कि ईडी का इस मामले में जो भूमिका है उसको उन्होंने वो किया था कि जिस तरीके से इसमें काम किया। और दूसरी बात ये हुई थी कि ईडी ने मतलब जब तक जमानत की तो ऑर्डर भी नहीं उनको मिला था, उससे पहले वो हाई कोर्ट चले गए। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी ये सब भी दर्ज था, इस पर हम लोगों ने बात की थी। लेकिन अभी का ये जो फैसला है, अब इसके बाद आम आदमी पार्टी एक, और हम देख रहे हैं कि आतिशी जो है उनको अब जो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री भी हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, वो अनशन पर हैं हरियाणा से जो पानी छोड़ने को लेकर जो मांग कर रही है उसको लेकर। और इधर जो है केजरीवाल जेल में है, और दो तरफा संघर्ष चल रहा है आम आदमी पार्टी का। जमानत मिल गई, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी जो जमानत पर रोक लगा दी, अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। अमरेंदु जी क्या कहेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर एक तो आपकी इस पर क्या रणनीति हो सकती है, क्या इसका फायदा आपको जमीन पर मिलेगा? क्योंकि हमने देखा कि उधर गोवा में भी अभी चुनाव हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी की भी जीत हुई है। तो एक तरह से जनता की सहानुभूति कहीं ना कहीं क्या आम आदमी पार्टी के पक्ष में बनती दिखाई दे रही है, और बीजेपी पर यह केस भी भारी पड़ सकता है अमरेंदु जी? देखिए समिता जी, ये बीजेपी पे केस भारी पड़ सकता है, क्योंकि जज न्यायबिंदु ने जिस तरीके से फैसला दिया उस पर ईडी की मंशा के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए। और कल सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि अगर हाई कोर्ट ने गलती की है, मतलब बिना ऑर्डर आए हुए और बिना अपलोड हुए और उन्होंने स्टे कर दिया, तो वो गलती हम क्यों करें, यानी, और जो कहा, और ये बड़ी गंभीर परिस्थितियाँ थी, इस तरीके मतलब असामान्य उसमें किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। तो यानी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी ये बताती है कि हाई कोर्ट ने फैसला एक तरीके से सही उस पर आधार पर नहीं दिया। तो अब ये कल जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला समिता जी, तब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इस पर क्या करेगा। लेकिन ये एक तरीके से साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत गंदा और घिनौना खेल खेल रही है। ये संदेश जनता में जा रहा है, ये हमारा कहना नहीं है, यह आम आदमी पार्टी का आरोप है, और जनता के बीच जो संदेश जा रहा है वो भी हम इसको कहते हैं कि वो खेल खेला जा रहा है। और ये समझ में भी आता है कि जिस तरीके से पीछे पड़ा गया है, और ईडी मतलब आपने आदेश का अपलोड होने का इंतजार भी नहीं किया कि वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाए। आदेश क्या है आपको मालूम ही नहीं, और आप पहुंच गए हाई कोर्ट कि भाई मीलॉर्ड हमको सुना नहीं गया तो आप अभी जमानत पर रोक लगा दीजिए। आदेश क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं, ये आपको नहीं मालूम है, लेकिन आप पहुंच गए, आपने उस पर रोक लगवा दी, और हाई कोर्ट ने भी लगा दी।
मतलब 70 सालों में पहली बार जो बहुत कुछ होता रहता है इस सरकार में शर्मिष्ठा जी, वो 70 सालों में ये भी हो रहा है कि हाई कोर्ट को भी नहीं मालूम है कि लोअर कोर्ट का जो मतलब आदेश उस आदेश में क्या है उसको भी नहीं मालूम है। और वो जज साहब कह रहे हैं कि जब फाइल आएगी तब हम उसको देखेंगे। अभी यह फाइल हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन स्टे कर देते हैं। भाई क्यों कर देते हैं स्टे? फाइल आपने देखी नहीं तो क्यों कर देते? तो ये सवाल है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, मतलब ये हमारी कोई टिप्पणी नहीं है हाई कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब जिस तरीके से हाई कोर्ट ने बिना फाइल देखे हुए स्टे कर दिया, ऐसे ही आप बिना फाइल देखे हुए स्टे को खारिज कर दीजिए। तो जज मिश्रा जी जो थे उन्होंने कहा कि भाई जो गलती हाई कोर्ट ने किया हम वो गलती क्यों दोहराएं, जो गलत किया है उन्होंने। तो यानी कि हाई कोर्ट ने गलत किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया है एक तरीके से। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हाई कोर्ट के ऊपर, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ समझता जी। तो ये निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती रही और व्यक्तिगत प्रतिशोध की और विद्वेष की राजनीति जिस तरीके से उसने विपक्ष के लोगों के साथ की है पिछले 10 वर्षों में शर्मिष्ठा जी, नरेंद्र मोदी को अभी भी समय ये समझना चाहिए कि अब 2014-2019 नहीं है, जिस बात को हम लोग लगातार कह रहे हैं, ये 2024 है। जनता ने आपको सबक सिखा दिया। आज देखिए जितने भी सांसद इंडिया ब्लॉक के जा रहे हैं शपथ ग्रहण करने के लिए, सब हाथ में संविधान की प्रति लेकर के जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को वो दिखाया जा रहा है कि हम संविधान की प्रति लेकर के शपथ ले रहे हैं, जिस संविधान को आप बुलडोज करना चाहते थे और आप नहीं कर पाए। आपको चुनौती जनता ने दी और जनता ने आपकी चुनौती स्वीकार की कि आप 400 पार की बातें कर रहे हैं संविधान बदलने के लिए। जनता ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आपको शिकस्त दी है, ये बताया जा रहा है लगातार। तो नरेंद्र मोदी को अब ये समझ लेना चाहिए कि सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी अब सड़कें भी वीरान नहीं होंगी और संसद भी वीरान नहीं होगी। नरेंद्र मोदी को हर कदम पे संसद से लेकर सड़क तक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। ये बात जितनी जल्दी नरेंद्र मोदी की समझ में आ जाए अच्छा है, लोकतंत्र के हित में भी अच्छा है, संविधान के हित में भी अच्छा है, जनता के हित में भी अच्छा है और स्वयं नरेंद्र मोदी के हित में तो अच्छा है ही शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, अगर वो लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करें और उनके शासनकाल में अगर बाकी संस्थाएं भी अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। इसी वजह से अदालत को भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाना पड़ा और इस समय की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम ये अपडेट कर दें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जब उनको राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत उनको मिल गई थी और ये था कि वो अगले दिन तक बाहर आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही ईडी पहुंच गया हाई कोर्ट और जहां जमानत की प्रति हाथ में आने से पहले ही हाई कोर्ट ने भी उन पर सुनवाई शुरू कर दी थी। और जब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने 10 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को चुनाव के मद्देनजर जो जमानत दी थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम है और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वे समाज के लिए खतरा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जांच अगस्त 2022 से लंबित है और उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी बातें अमलेंदु जी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को कब गिरफ्तार किया गया और किन वजहों से गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसके बाद भी हुआ। और कल की जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और उसके बाद हाई कोर्ट ने मतलब जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जतलाई थी कि ईडी ने जैसे मतलब वो बिना जमानत की प्रति हाथ में लिए वो वहां पर पहुंच गई और हाई कोर्ट ने भी सुबह 10:30 बजे जमानत आदेश पर रोक लगाने का मौखिक आदेश, मतलब ये उस दिन की बात है जब पारित कर दिया था। तो ये ऐसा कैसे हुआ, इस पर भी उनके वकीलों ने सवाल उठाया था। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की और आदेश को अपने पास सुरक्षित रखा था, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असामान्य सी बात लगती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल उस याचिका को एंटरटेन नहीं किया। लेकिन अमलेंदु जी, जब इतनी सारी बातें पहले ही सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है तो अब क्या उम्मीद बन रही है कि कल जब ये सब उनके अरविंद केजरीवाल की इस पर सुनवाई होगी तो अभिषेक मनु सिंघवी जो है उनके वकील वो तो अपना पक्ष रखेंगे ही और ये बताएंगे कि किस तरह से उनको वो जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट इन सारी बातों को ध्यान में रखेगा? मतलब ये तो अदालत की उस पर निर्भर है। लेकिन अगर हम चर्चा करें तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मंतव्य इस बारे में रहेगा? देखिए शर्मिष्ठा जी, तो जब इंटरिम बेल दी थी अरविंद केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नियमित जमानत के लिए लोअर कोर्ट आप जा सकते हैं, ये कहा था।
लोअर कोर्ट का आदेश आ गया। लोअर कोर्ट ने उसको लेकर के जो मतलब ट्रायल कोर्ट था उसने उसके सब पे विचार किया, सारी उसमें बातें उसने दोनों पक्षों की सुनी है, दोनों पक्षों की बातें सुन करके उसने उसमें बताया है कि किसमें क्या हुआ। और हाई कोर्ट में ये दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी भी गई कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने दोनों पक्षों को सुना है और दोनों पक्षों में जो बातें हैं वो उसमें रखी गई हैं। ईडी की तरफ से जितनी भी दलीलें हाई कोर्ट में दी गई सर मित्रा जी, और जो सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई, वो सारी दलीलें वो पहले दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों के ऊपर सवाल उठाए थे, सारे सवाल वो उठाए थे। तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने कहा कि आप इतने समय तक कोई सीधा आप मनी ट्रेल स्थापित नहीं कर पाए और पकड़ नहीं पाए, और अरविंद केजरीवाल का इसमें कोई रोल है ये भी आप नहीं कर पाए, और 1 रुपया भी आप बरामद नहीं कर पाए, ये उस आदेश में है। और इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान जो थे वो ईडी के वकील जो थे वो थे कि न्याय जज जो हैं उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन जो बातें सुनने की स्थिति आई सर मित्रा जी, तो ये स्पष्ट हो गया कि लोअर कोर्ट ने सारी बातें सुनी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को सर मित्रा जी सुनना है। हालांकि अवकाश बेंच है ये सुप्रीम कोर्ट की भी। हाँ, इस बीच एक और मज़ेदार बात हुई सर मित्रा जी कि वो कहा गया कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ही ईडी की तरफ से एसजी ने कहा शायद कि वो सब वैकेशन बेंच की जज ने जो है वो फैसला सुना दिया। तो वही वैकेशन बेंच की जज ने फैसला सुना दिया, तो उस वैकेशन जज की बेंच के फैसले के खिलाफ आप वैकेशन बेंच के हाई कोर्ट में आप पहुंच गए। तो नहीं जाते आप वैकेशन क्या इंतजार कर लेते भाई, जब फुल बेंच आ जाएगी, वैकेशन बेंच नहीं होगी तब चले जाएंगे जमानत खारिज कराने के लिए। तो आप क्यों चले गए? अगर वैकेशन जज की आपको आदेश पर आपत्ति है जिसने फैसला दिया, तो आप हाई कोर्ट वैकेशन जज के क्यों चले गए? और सुप्रीम कोर्ट में आप वैकेशन बेंच के सामने बहस क्यों कर रहे हैं? कह दीजिए कि हम नहीं, जब फुल बेंच आ जाएगी हम जो नियमित बेंच होगी उसमें करेंगे, वैकेशन बेंच में हम तो नहीं आते बहस करने के लिए। तो यानी आप सब कुछ अपने पक्ष अपनी तरीके से करना चाहते हो। कल तो बाकायदा एक तरीके से समझा जाए कि वो एसजी और एएसजी दोनों जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से डायरेक्ट करने की पोजीशन में दिख रहे थे, जैसे कोई आदेश दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आपको इस तरीके से काम करना चाहिए और ईडी को किस तरीके से सुना जाना चाहिए। बहर वो अपना उनके वकीलों का अपना बात रखने का एक तरीका होता है, हो सकता है वो उस तरीके की हो, चूँकि हम उस पेशे में नहीं है तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत से हम ये समझते हैं शायद वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकता है उनकी मंशा इस तरीके ना रही हो, लेकिन जनता के बीच में संदेश इसी तरह का जा रहा है उसकी प्रोसीडिंग्स देख करके। तो कुल मिला के समिता जी मुझे लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे टिप्पणी की कि हाई कोर्ट ने जो गलती की वो गलती हम क्यों दोहराएं, सुप्रीम कोर्ट फिर ये कह सकता है कि ये गलती है चूँकि जमानत पे स्टे अभी तक तो मतलब मेरी जानकारी में नहीं है कि 70 सालों में कभी जमानत पे स्टे हुआ, या तो जमानत खारिज होती है। ईडी जो पहुंची वो जमानत खारिज करवाने के लिए नहीं पहुंची, जमानत पे स्टे करवाने के लिए पहुंची है। आप देखिए जो महत्वपूर्ण बात है, और यही अभिषेक मनु सिंघवी कल दलील दे भी रहे थे कि स्टे किस बात का, भाई स्टे क्या, या तो जमानत खारिज कराने के लिए आए, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कल ये भी आदेश दे कि ये हाई कोर्ट का आदेश अवैध है, चूँकि स्टे जमानत में नहीं होता है। जमानत की याचिका मतलब जमानत खारिज करने की याचिका ईडी को दाखिल करनी होगी और वो हाई कोर्ट उसके लिए जा सकते हैं। कल ये आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है समिता जी, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं सुप्रीम कोर्ट में उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद टिप्पणी कर चुका है हेमंत सोरेन के एक मामले में कि हाई कोर्ट में जो होता है सुप्रीम कोर्ट को उसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल वाली बात हो जाती है, जो हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली है। यानी कि हाई कोर्ट की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी चिंताएँ हैं, और सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो बाकायदा पत्र लिख करके हाई कोर्ट के जजेस को कह चुके हैं कि भाई आप लोग फैसला मतलब रिजर्व कर लेते हो, कई महीनों वो रिजर्व रहता है, फिर आपको भी याद नहीं रहता कि क्या बहस हुई थी, और मालूम पड़ता है बहुत से जजों का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको सीजीआई चंद्रचूड़ भी कह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के हाई कोर्ट्स के अंदर क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी चीज़ें न्याय की परिधि में होंगी, और कल एक बड़ा झटका ईडी और नरेंद्र मोदी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लग सकता है, ऐसी हम आशा कर सकते हैं सर। जी, कल का दिन काफी अहम है लोकतंत्र के लिहाज से भी और न्याय के लिहाज से भी। एक लड़ाई चल रही है जो अदालती उसमें, जहां पर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, और दूसरी ओर कल लोकसभा स्पीकर को लेकर भी ये तय हो जाएगा कि आगे नरेंद्र मोदी सरकार का भविष्य जो है, या नरेंद्र मोदी का भविष्य जो है वो क्या होने वाला है, और किस तरह से विपक्ष
कल अगर स्पीकर का चुनाव होता है तो विपक्ष कितनी तैयारी के साथ आता है और विपक्ष की तैयारी का सामना करने के लिए क्या बीजेपी तैयार है, क्या नरेंद्र मोदी तैयार है, ये सारे सवाल हैं जिन पर निगाहें बनी रहेंगी और इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को अब हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े, आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। लोकतंत्र और न्याय दोनों को लेकर ही इस समय एक क्रूशियल पीरियड चल रहा है, बहुत ही एक संवेदनशील वक्त है जहां पर बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हुई हैं। कल क्या कुछ निकल कर आता है अदालत में भी और संसद में भी, ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।